स्टूडेंट्स, आज हम इम्यूनिटी में डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या एंटीबॉडी प्रोडक्शन की मैकेनिज्म के संदर्भ में आज डिस्कस करेंगे। इससे पूर्व हमने प्लाज्मा सेल्स तथा मेमोरी सेल के संदर्भ में अध्ययन किया था। दोनों कोशिकाएं एंटीबॉडी निर्माण के से संबंधित थी। उन दोनों कोशिकाओं के द्वारा एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता था। आज उन कोशिकाओं के द्वारा किस प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है, इसके संदर्भ में हम मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे, या एंटीबॉडी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में एंटीजन का प्रवेश होता है, और एंटीजन ऐसे कारक होते हैं जो रोगों को फैलाते हैं, या सामान्यतः हम इन्हें बैक्टीरिया तथा वायरस कहते हैं, या अन्य कोई कारक हो सकता है जिसके द्वारा जंतु में डिजीज का इन्फेक्शन होता है या डिजीज़ फैलती है। अभी जो डिजीज़ फैलती है, इस एंटीजन के अगेंस्ट जंतु में किस प्रकार से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है, इसकी मैकेनिज्म को हम दो रिस्पॉन्स के रूप में समझते हैं। प्रथम रिस्पॉन्स प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसे हम प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं, तथा दूसरा रिस्पॉन्स जिसे हम द्वितीय अनुक्रिया या सेकेंडरी रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। अर्थात एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का निर्माण प्राइमरी रिस्पॉन्स तथा सेकेंडरी रिस्पॉन्स के द्वारा होता है। ये जंतु के इम्यून सिस्टम्स के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके द्वारा जंतु रोगमुक्त होता है। तो आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड immunity. Immune systems of an organism provide a defense mechanisms against the infections of antigens like bacteria, virus. हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम जंतु को किसी भी रोग के प्रति या किसी भी एंटीजन के प्रति या रोग कारक के प्रति एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, या रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, और ये दो स्टेप्स में प्राप्त होती है। पहले स्टेप्स में जंतु के द्वारा लिम्फोसाइट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। अर्थात जब कोई भी एंटीजन जंतु को इन्फेक्टेड करता है तो प्रथम स्टेप्स के द्वारा इसमें लिम्फोसाइट को प्रोड्यूस किया जाता है। इसे हम सेलुलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, जैसा इसको हमने पूर्व में भी डिस्कस किया था। तो प्रथम जब एंटीजन के द्वारा लिम्फोसाइट्स के बनने की प्रक्रिया को इनिशिएट किया जाता है या प्रारंभ किया जाता है, तो इसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं। सेकेंड मैकेनिज्म में एंटीबॉडी के प्रोडक्शंस को हम इंक्लूड करते हैं, या हम कह सकते हैं कि द्वितीय जो मैकेनिज्म होती है, इसमें एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है और ये एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। इसे हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी के नाम से जानते हैं, या इसे ह्यूमरल इम्यूनिटी के नाम से भी जानते हैं। तो हमने दो प्रकार की इम्यूनिटी डिस्कस की हैं। एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसके अंदर लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, और दूसरी है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसके अंदर एंटीबॉडी का निर्माण होता है, और ये एंटीबॉडी एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो सेल्स का निर्माण होना, एंटीबॉडी का निर्माण होना, ये प्रथम दो स्टेप सर्वप्रथम होते हैं। इसके बाद में जंतु को रोग से मुक्ति मिलती है, या ये कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम इन्हीं के माध्यम से डिफेंस मैकेनिज्म जंतु को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी में जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो इसके मुख्य रूप से 3 स्टेप्स पाए जाते हैं। प्रथम स्टेप्स
में हम डिस्कस करते हैं कि कोई भी एंटीजन हम जानते हैं जब जंतु में प्रवेश करता है तो इनका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट एक्टिव होता है और ये इन्फेक्शन करने वाला एंटीजन जंतु के विभिन्न टिश्यू या ऊतकों के अंदर प्रवेश करता है। तो हम प्रथम तक कह सकते हैं कि एंटीजन के द्वारा जंतु का इन्फेक्टेड होना और इस एंटीजन का जंतु के विभिन्न ऊतकों के अंदर वितरण होना। दूसरा स्टेप ये है कि इस एंटीजन्स को पहचाना, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंटीजन्स बाय इम्यून सिस्टम्स ऑफ होस्ट सेल्स, या इस एंटीजन्स को होस्ट सेल्स के इम्यून सिस्टम के द्वारा पहचाना जाता है। और थर्ड स्टेप में इस एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन किया जाता है जो कि विभिन्न ऊतकों के अंदर फैल गया है। साथ साथ हम कह सकते हैं कि एंटीजन के साथ साथ एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके एंटीबॉडी भी विभिन्न ऊतकों में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और उस एंटीजन को धीरे धीरे नष्ट कर देती हैं। तो ये जो 3 स्टेप हैं, इन 3 स्टेप में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होता है। प्रथमतः जैसे एंटीजन का प्रवेश करना, सेकंड में इम्यून सिस्टम का एक्टिव होना और थर्ड में एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होना। ये तीनों रिस्पॉन्स, ये जो तीनों स्टेप्स हैं, इन्हीं के द्वारा एंटीजन का निर्माण होता है या एंटीजन को डिस्ट्रॉय किया जाता है और या कह सकते हैं कि एंटीबॉडी का इसके द्वारा निर्माण होता है। इसकी मैकेनिज्म को समझने के लिए हम देखें कि इसमें 2 अनुक्रिया पाई जाती हैं, प्राइमरी रिस्पॉन्स तथा सेकेंडरी रिस्पॉन्स। फर्स्ट हम देखते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, जिसमें अलग अलग जो स्टेप्स होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जिसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन भी किया गया है। इसकी अलग अलग अवस्थाएं हैं, जैसे लेग फेज, लॉग फेज, प्लेट्यू और डिक्लाइन। ये 4 फेज हैं, इसके अंतर्गत हम इसके स्टेप्स को स्टडी करेंगे। तो मैकेनिज्म्स ऑफ ह्यूमरल रिस्पॉन्स पे हम देखते हैं, देयर आर 2 रिस्पॉन्स इन स्टडी ऑफ द एंटी प्रोडक्शंस। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी रिस्पॉन्स एंड सेकेंड वन स्टेप इज द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो प्रथम जो रिस्पॉन्स है या प्रथम जो अनुक्रिया है उसको हम देखते हैं। इसमें प्रथम जो फेज़ है इसको लेग फेज कहते हैं। एट दिस फेज देयर इज नो एंटीबॉडी प्रोडक्शंस बाय एंटीजन स्टिमुलेशन। यानी लेग फेज ऐसी अवस्था है जिसको हम डायग्राम में देखें, जिसमें ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें प्रथमतः एंटीबॉडी का प्रोडक्शन नहीं होता या एंटीजन बॉडी में प्रवेश करता है और धीरे धीरे स्टिमुलेशन प्रारंभ भी होता है। तो इस फेज़ को हम बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये एक लेटेंट पीरियड के नाम से जाना जाता है और ये डिपेंड करता है कि ये पीरियड कितना लंबा होगा। ये एंटीजन्स की एंट्री के ऊपर निर्भर करता है कि एंटीजन्स कितनी मात्रा में, उसकी प्रकृति क्या है और वो किस रूट से जंतु के अंदर प्रवेश कर रहा है। जंतु में प्रवेश करने वाले एंटीजन्स की जब मात्रा ज़्यादा है तो वो जंतु को अधिक मात्रा में इन्फेक्टेड कर सकता है। उसका रूट किस प्रकार का है, यानी किस मार्ग से जा रहा है, श्वास के मार्ग से जा रहा है या किसी भोजन इंटेक करने के साथ जा रहा है या स्किन के द्वारा जा रहा है या अन्य कोई मोड के माध्यम से जंतु में जो प्रवेश कर रहा है, तो इसके ऊपर इस फेज़ की ड्यूरेशन या कितना लंबा होता है ये डिपेंड करता है। तो प्रथम जो लेग फेज है ये केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि एंटीजन्स के द्वारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेशन किया जाता है। यह है कुछ घंटे से लेकर के कुछ दिन तक हो सकता है। नेक्स्ट फेज देखते हैं हम लेग फेज। इन दिस फेज द रेट ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज़ वेरी फास्ट, क्योंकि एंटीजन प्रवेश कर चुका होता है और इस वक्त एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होने लग जाता है। ये ज़्यादा बड़ा फेज नहीं होता है क्योंकि इम्यून सिस्टम एंटीजन के अगेंस्ट एक्टिव होकर के उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण तीव्र गति से करने लग जाता है। ये दोनों लेग और लॉग फेज हमने डिस्कस किए।
नेक्स्ट फेज हम लेते हैं प्लेटिव फेज। इसमें एंटीबॉडी का निर्माण एक नियमित गति से होता रहता है और एंटीजन्स को नियमित गति से डिस्ट्रॉय किया जाता है। एंटीबॉडी की मात्रा धीरे धीरे बॉडी में बनी रहती है और एंटीजन्स डिस्ट्रॉय होते जाते हैं, इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लग जाती है और जंतु रोग से मुक्त होने लग जाता है। नेक्स्ट फेज हम देखते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज हम ग्राफ में देखें तो डी के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इन दिस फेज ए ग्रेजुअल डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द एंटीबॉडी। इस अवस्था के अंदर जो एंटीबॉडी का जो निर्माण हुआ है वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है, क्योंकि सी फेज जो प्लेटिव फेज है, इस अवस्था के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी के आपस में अनुक्रिया अधिक पाई जाती है और इससे एंटीजन्स को धीरे धीरे नष्ट कर दिया जाता है और आगे चल करके जब एंटीजन नहीं रहते हैं तो डिक्लाइन फेज के अंदर धीरे धीरे एंटीबॉडी का निर्माण भी कम होने लग जाता है। तो इन 4 फेज के द्वारा हम एंटीजन तथा एंटीबॉडी की अनुक्रिया को समझ सकते हैं और किस प्रकार से एंटीबॉडी का निर्माण होता है और किस प्रकार से इसकी मात्रा बढ़ती है और कैसे धीरे धीरे ये कम हो जाता है। इसे हम प्राथमिक रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। सेकेंडरी रिस्पॉन्स या सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, इसके रूप में हम इसे इस प्रकार से डिस्कस करते हैं कि प्राथमिक अनुक्रिया या प्राइमरी रिस्पॉन्स पे जो एंटीजन जंतु को इन्फेक्टेड करता है, अगर जंतु इस बीमारी से ठीक होने के बाद में पुनः इसी एंटीजन से जब जंतु इन्फेक्टेड हो जाता है तो जंतु की इम्यून सिस्टम्स के द्वारा जो रिस्पॉन्स दिया जाता है इसे हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं, या इसे हम द्वितीय प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं या द्वितीय प्रतिरक्षा अनुक्रिया के नाम से जानते हैं, क्योंकि सेकेंडरी टाइम या द्वितीय टाइम या दूसरी समय उसी एंटीजन के द्वारा जंतु पुनः इन्फेक्टेड होता है तो इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी का निर्माण होता है। ये जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स है ये बेसिकली मेमोरी सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेमोरी सेल्स में हमने डिस्कस किया था कि ये मेमोरी सेल्स होती हैं। इन सेल्स में इस एंटीजन्स के अगेंस्ट मेमोरी पाई जाती है, तो क्योंकि पहले से इम्यून सिस्टम इसको समझता है तो तुरंत गति से या तीव्र गति से एंटीबॉडी का निर्माण होने लग जाता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि इसके जो फेज हैं ये इस प्रकार से दिखाई देते हैं कि इसमें तुरंत एक बड़ा ग्राफ हमें दिखाई देता है जो प्राइमरी रिस्पॉन्स से ज़्यादा अधिक होता है, या ये कह सकते हैं कि द्वितीय रिस्पॉन्स में प्राइमरी रिस्पॉन्स से अधिक मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण होता है और ये बेसिकली मेमोरी सेल्स के द्वारा होता है, क्योंकि पहले से ही इम्यून सिस्टम इस बात को पहचानता है। तो हम देखते हैं इसको कि व्हेन द एनिमल इज इन्फेक्टेड बाय सेम एंटीजन इन सेकेंड टाइम देन इम्यून सिस्टम्स गिव रिस्पॉन्स विच इज कॉल्ड द सेकेंड रिस्पॉन्स। सेकेंडरी रिस्पॉन्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज इंक्रीज इन मोर और न्यूमरस इन नंबर, बहुत अधिक मात्रा में प्रोड्यूस की जाती हैं। इन द लॉग फेज वेरी फास्ट नंबर ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज इंक्रीज कंपेयर टू प्राइमरी रिस्पॉन्स, यानी प्राइमरी रिस्पॉन्स से अधिक मात्रा में एंटीबॉडी का निर्माण इसमें होता है। द प्लेटिव फेज इज आल्सो मच एक्सटेंडेड। प्लेटिव फेज है वो भी बहुत अधिक लंबा होता है, क्योंकि एंटीजन एंटीबॉडी की इसमें मैकेनिज्म होती हैं और जंतु को रोग से मुक्ति इम्यून सिस्टम्स के द्वारा दिलाई जाती है। डिक्लाइन फेज धीरे धीरे प्लेटिव फेज के समान एंटीबॉडी एंटीजन्स की क्रिया को प्रदर्शित करता है और धीरे धीरे जैसे जंतु एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन्स को नष्ट कर देता है तो जंतु ठीक होने लग जाता है। इसे हम डिक्लाइन फेज के नाम से जानते हैं। इसमें मेमोरी सेल्स हम जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण रोल रखती हैं और मेमोरी सेल्स के द्वारा ही ये जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स है ये जंतु के इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो हमने एंटीजन एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने की मैकेनिज्म्स को इन विभिन्न पदों के द्वारा समझा है। तो इसलिए आप ये जो वीडियो दिए जा रहे हैं इनको कंटिन्यू रूप से पढ़ें, बार बार इनको देखें, जो लिखा गया है इसको समझें। निश्चित तौर से आपको इम्यूनिटी के संदर्भ में जानकारी मिलेगी और इम्यून सिस्टम्स के विभिन्न पद हैं वो आपको समझ में आएंगे।
आपको बहुत बहुत धन्यवाद।